नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 18 पढ़ेंगे जिसका नाम है वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। तो हमारा टॉपिक चल रहा था, अध्याय 18 चल रहा था वैदिक सभ्यता और संस्कृति। यह अध्याय 18 का भाग 2 है। इसके पहले हम भाग 1 पढ़ चुके हैं और यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे इस चैनल पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों के अध्याय पढ़ाए जा रहे हैं और अब तक हमने कक्षा 6 की जो सामाजिक अध्ययन की किताब है इसके अध्याय 17 पढ़ लिए हैं। टोटल 17 चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं कक्षा 6 के। आपने वीडियोस नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और आज हम पढ़ेंगे यहाँ से आश्रम व्यवस्था से। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो आपको पसंद आती है और थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हमारा जो भाग 2 है इसमें आज हम पढ़ेंगे आश्रम व्यवस्था। ठीक है, अब देखिए भाग 1 में हमने पढ़ा था कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा है, एक तो पूर्व वैदिक काल और एक हमने पढ़ा था उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इसके बाद हमने वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ा था। 4 वेद देख लिए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद हमने वैदिक कालीन धर्म और दर्शन के बारे में पढ़ा था। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो चल रहा है इसी का टॉपिक है ये आश्रम व्यवस्था। उसको टॉपिक था वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। हम पढ़ रहे थे वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में। तो वैदिक कालीन सामाजिक जीवन में देखिए हमने ये टॉपिक पढ़ लिए थे। एक तो था पहला संयुक्त परिवार प्रथा का, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद दूसरा टॉपिक था शिक्षा का, ये भी हमने पढ़ लिया था। नारी का स्थान, ये भी हमने पढ़ लिया था टॉपिक। और चौथा टॉपिक था संस्कार, ये भी हमने पढ़ लिया था। और 5वें नंबर पे था वसुदेव कुटुंबकम। यहाँ तक हम भाग 1 में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे आश्रम व्यवस्था। ठीक है, आश्रम व्यवस्था में देखिए हमारा संपूर्ण जीवन व्यक्ति भाव से ऊपर उठकर समाज के भाव को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। व्यक्ति से समाज तक की यात्रा के पड़ाव के रूप में इन आश्रमों का निरूपण किया गया है। मनुष्य जीवन की आयु को 100 वर्ष मानकर आश्रम जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए मनुष्य जीवन की आयु कितने वर्ष मानी गई है? 100 वर्ष मानी गई है। और इन 100 वर्षों को मानकर ही आश्रम जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। और इसके अकॉर्डिंग इनमें ये जो आयु है 100 वर्ष की मानी है, इसको 4 भागों में बांट दिया है। देखिए एक तो माना है 25 वर्ष तक, मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तब से लेके 25 वर्ष तक की आयु पहले आश्रम में आ जाएगी। दूसरा आ जाएगा 25 से लेके 50, ये दूसरे आश्रम में आ जाएगी, गृहस्थ आश्रम में। इसके बाद देखिए 50 से 75 ये आ जाएगी वानप्रस्थ आश्रम में। इसके बाद 75 से लेके 100 वर्ष तक की आयु में संन्यास आश्रम आ जाएगा। ठीक है, तो मनुष्य जीवन की आयु को 100 वर्ष मानकर आश्रम जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रह्मचर्य के बारे में। तो देखिए ब्रह्मचर्य आश्रम मनुष्य के जीवन का पहला भाग माना गया है। इसमें यज्ञोपित संस्कार से 25 वर्ष की आयु तक व्यक्ति अविवाहित रहते हुए गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन करता था और ब्रह्मचर्य आश्रम में जो कुछ भी सीखता था उसको वह अपने व्यवहार में उतारने का कार्य गृहस्थ आश्रम में करता था। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में देखिए गृहस्थ आश्रम की आयु 25 से लेके 50 वर्ष तक मानी गई है। कितनी मानी गई है? 25 से 50। और गृहस्थ पर संपूर्ण समाज का दायित्व होता है। विवाह इस आश्रम का मुख्य संस्कार है। इस मतलब जो विवाह की आयु मानी गई है ये गृहस्थ आश्रम में ही माना गया है विवाह। तो विवाह इस आश्रम का मुख्य संस्कार है और यह आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासियों का पोषण तो गृहस्थ ही करते थे। ठीक है, इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम की आयु 50 से लेकर 75 वर्ष तक के बीच मानी गई है। जैसा कि शब्द से प्रतीत होता है कि वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति परिवार के दायित्व से मुक्त होकर अपना जीवन गांव के निकट जंगल में बिताता था। इसमें क्या होता था कि
व्यक्ति जो है वो परिवार के दायित्व से मुक्त हो जाता था और गांव के निकट जंगल में जाकर जीवन व्यतीत करता था। गृहस्थ आश्रम में रहकर जो अनुभव प्राप्त किया था उसको समाज में बांटता था। गृहस्थ आश्रम में वह अपने परिवार के कल्याण के लिए सोचता था, किंतु यहाँ पर वह संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए सोचता है। गृहस्थों को सलाह देना इस आश्रम की मुख्य विशेषता थी। ठीक है, मतलब इस आश्रम में आके, वानप्रस्थ आश्रम में आके क्या करा जाता था, गृहस्थों को सलाह दी जाती थी। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम मनुष्य की आयु का 75 से लेकर 100 वर्ष तक माना गया है। वानप्रस्थ आश्रम तक की यात्रा में जब मनुष्य ज्ञान व कर्म की शिक्षा को पूर्ण रूपेण प्राप्त कर लेता है तब वह उपदेश देने के योग्य हो जाता है। उपदेशक निस्वार्थी होता है। इस काल में व्यक्ति अपना संपूर्ण भाग उस परम पिता परमात्मा को सौंपकर समाज को ही अपना आराध्य मानकर जीवन के शेष 25 वर्ष समाज की सेवा के लिए समर्पित करता है। और इस आश्रम में व्यक्ति एक जगह नहीं रहता बल्कि अलग अलग स्थानों पर विचरण करते हुए लोगों को सदाचार की शिक्षा देता था। ठीक है, तो ये हो गए 4 आश्रम। चौथा संन्यास आश्रम। इसके बाद देखिए 7वां पॉइंट है वर्ण व्यवस्था। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं वैदिक कालीन सामाजिक जीवन, तो इसके अंदर ही ये 7वां पॉइंट है वर्ण व्यवस्था। अब देखिए वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप बहुत अच्छा था। वह कर्म और श्रम के सिद्धांत पर आधारित थी। ठीक है, कौन सी सभ्यता की बात हो रही है, ये हो रही है वैदिक कालीन सभ्यता की बात हो रही है। ठीक है, और जन्म से इसका कोई संबंध नहीं था। देखिए जन्म से कोई संबंध नहीं था। वर्ण व्यवस्था का जो प्रारंभिक यहाँ स्वरूप मिलता है बहुत अच्छा था, कर्म और श्रम के सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, और जन्म से इसका कोई संबंध नहीं था। कर्म से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र हो सकता था। वर्ण व्यवस्था व्यवसाय से जुड़ी हुई थी और वर्ण विभाजन जन्मजात नहीं था इस समय। ठीक है, इसके बाद देखिए आवश्यकता अनुसार कोई भी व्यक्ति अपना व्यवसाय बदल सकता था और उसके साथ ही उसका वर्ण भी बदल जाता था। देखिए कितना अच्छा इसमें चीज़ थी कि मतलब जन्म से नहीं होता था जो भी वर्ण। आजकल तो क्या होता है, जन्म से डिसाइड हो जाता है ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। लेकिन पहले के टाइम में वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं था। मतलब जो वर्ण है वो व्यवसाय से जुड़ा हुआ था, है ना। मतलब व्यक्ति व्यवसाय भी चेंज कर सकता था अपना, है ना, और उसका वर्ण चेंज हो जाता था, व्यवसाय चेंज करता था। तो इसमें देखिए इन वर्णों में अपने खान पान, वैवाहिक संबंध पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था और ना ही छुआछूत थी। ना तो किसी वर्ण को छोटा माना जाता था और ना ही अपवित्र माना जाता था। ऋग्वेद में एक स्थान पर एक व्यक्ति कहता है कि मैं मंत्र का निर्माता हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता पत्थर की चक्की से अन्न पीसने वाली महिला है। इससे स्पष्ट है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म प्रधान न होकर क्या थी, कर्म प्रधान थी। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन कैसा था, देखिए आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार कुटुंब था। आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार क्या था, कुटुंब था। कई कुटुंबों को मिलाकर एक ग्राम बनता था। ग्राम के अधिकारी को क्या कहा जाता था, ग्रामणी कहा जाता था। ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था। कई ग्रामों के समूह को मिलाने पर विश नामक इकाई बनती थी। ठीक है, तो कई गांवों के समूह को मिलाने पर क्या होता था, विश नामक इकाई बनती थी जिसका अधिकारी विशपति कहलाता था। और कई विषयों के समूह से क्या होता था, जन नामक इकाई बनती थी जिसके अधिकारी को शासक या राजन कहा जाता था। ठीक है, जनों का राजन राजनीतिक संगठन प्राय एक जैसा था। इसके बाद देखिए राजन और उसके कार्य। राजन और उसके कार्य में देखिए राजन राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। सामान्यतः राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शासक बनता था, अर्थात उसका पद पैतृक था। पहले के टाइम पे क्या होता था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये चीज़ थी, तो उसका पद जो था बिल्कुल पैतृक था। परंतु कभी कभी जनता नए राजा का निर्वाचन भी करती थी। राज्य की समस्त शक्तियाँ उसके हाथों में केंद्रित थी। और देखिए वह राज्य के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को नियुक्त करता था और उन्हें पदोन्नत व पदच्युत भी कर सकता था। उसका निर्णय अंतिम समझा जाता था किंतु वह मनमानी नहीं कर सकता था। इसके बाद देखिए अपने मंत्री परिषद से विचार विमर्श करने के बाद वह अपनी नीति निर्धारण कर सकता था। उसको परामर्श देने के लिए सभा तथा समिति नामक 2 संस्थाएं थी।
ठीक है। परामर्श देने के लिए सभा और समिति नामक दो संस्थाएं थी। समिति जनता के सदस्यों का संगठन था, जबकि सभा क्या थी, केवल मुख्य पदाधिकारियों एवं विद्वानों की बैठक थी। ठीक है। सभा तथा समिति को काफी प्रशासनिक अधिकार प्राप्त थे और वे राजा को प्रच्युत एवं निर्वाचित कर सकती थी। वे राजा को शासन कार्य चलाने में सहायता देती थी और उसकी शक्तियों पर अंकुश रखती थी। इसके बाद देखिए, शक्तिशाली राजा भी इन संस्थाओं के निर्णयों की अवहेलना करने का साहस नहीं कर सकता था। इसके बाद देखिए, वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। वैदिक कालीन आर्थिक जीवन देखें तो देखिए, आर्यों का आर्थिक जीवन काफी उन्नत था। उस समय लोगों की आजीविका के मुख्य साधन थे कृषि, पशुपालन और व्यापार। ठीक है, तो ये इनका आजीविका का मुख्य साधन था। क्या क्या था, कृषि, पशुपालन और व्यापार। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है कृषि। कृषि में देखिए, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। वे जौ, गेहूं, चावल आदि फसलें पैदा करते थे। इस काल में कृषि प्राय वर्षा पर निर्भर थी। वर्षा के अभाव में कुएं तथा नहरें भी जल सिंचाई के साधन थे। खेती का काम हल व बैल से किया जाता था। अच्छी फसल के लिए खाद का प्रयोग भी किया जाता था। प्रत्येक गांव में दो प्रकार की भूमि होती थी, एक तो उर्वरा और एक खिल्य। ठीक है, ये आप नाम याद रखेंगे कि प्रत्येक गांव में दो प्रकार की भूमि होती थी, एक तो उर्वरा और एक खिल्य। उर्वरा भूमि पर फसल पैदा हो सकती थी। ऐसी भूमि पर किसी न किसी व्यक्ति का अधिकार होता था। और खिल्य भूमि उसे कहते थे जो बंजर होती थी। तो यहाँ पर आप यहाँ नाम याद रखेंगे, खिल्य भूमि कैसी है, जो बंजर है। और ऐसी भूमि पर समस्त गांव का अधिकार होता था। वहां पर ग्रामीण अपने पशु चराते थे। ठीक है। इसके बाद देखिए, पशुपालन। आर्यों का दूसरा मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। उस समय आर्य लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा आदि पशुओं को पालन करते थे और गाय का उनका जीवन में विशेष महत्व था। ठीक है। इसके बाद देखिए, शिल्प। आर्यों ने शिल्प कला में भी बहुत उन्नति की थी। वे कपड़ा अच्छा बुनते थे और चमड़ा रंगने और आभूषण बनाने की कला में भी दक्ष थे। बड़े लोग हल, बैलगाड़ियां, तख्त, चारपाई, नौकाएं आदि बनाने में काफी निपुण थे। और कुछ लोग लोहार, सुनार, कुम्हार का कार्य भी करते थे। इस समय वैद्य भी थे जो कि चिकित्सा का कार्य करते थे। इन लोगों के धंधे के संबंध में विशेष बात यह थी कि किसी भी शिल्प को हीन नहीं समझा जाता। शिल्पकार समाज में आदरणीय थे। ठीक है। इसके बाद देखिए, व्यापार। व्यापार की बात करें तो आर्य लोग व्यापार भी करते थे। व्यापारी वर्ग को पणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यापार वर्ग को पणी कहा जाता है। विदेशी व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। व्यापार के लिए वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था। देखिए, ऋग्वेद के अध्ययन से पता चलता है कि उन दिनों निष्क नामक सिक्का भी प्रचलित था। तो ये आप याद रखेंगे, निष्क नामक सिक्का है, ये प्रचलित था उन दिनों में। स्वर्ण निर्मित इस सिक्के का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। उस समय वस्तुएं ऊंटों और छकड़ों, घोड़ों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती थी। ठीक है। तो इसके अलावा देखिए, ये दे रखा है ऋग्वेदिक कालीन नदियां, इनके प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, नदियों के प्राचीन नाम, ये कुबा है, इसका वर्तमान नाम है काबुल। कुबा का काबुल, कुर्मुदा का नाम है कुर्रुम, और गोमती गोमल, सुवस्तु का नाम है स्वात, सिंधु सिंधुई नाम है, और वितस्ता का नाम है झेलम, अश्किनी का वर्तमान नाम है चिनाब, परुष्णी का वर्तमान नाम है रावी, विपाशा का वर्तमान नाम है व्यास। ठीक है। और शतुद्री, इसका नाम है, वर्तमान नाम है शतलज, और द्वशवती, इसका वर्तमान नाम है सरस्वती। तो ये आप याद रखेंगे, क्योंकि प्राचीन नाम देकर आपसे वर्तमान नाम पूछा जा सकता है, या वर्तमान नाम देकर आपसे इनका प्राचीन नाम भी पूछा जा सकता है नदियों का। ठीक है। तो देखिए, कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें दी गई हैं। कक्षा 6 की किताब, 6 की जो सामाजिक विज्ञान की किताब है उसी में दे रखे हैं सारी चीज़ें। और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इसकी शब्दावली और अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।